बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर रागले। मैं हूँ आतिफ़ वक्कास और फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस की एंड देन हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस और कन्वर्जन्स की। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स इज़ वेरी वास्ट एंड फिज़िक्स के अंदर फिज़िक्स चूँकि एक क्वांटिटेटिव साइंस है और इसके अंदर हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंसानों को मालूम है, क्वार्क्स या लेप्टॉन्स वगैरह, इनकी स्टडी से लेकर हम फिज़िक्स के अंदर इंतहाई लार्ज बॉडीज़ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की भी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम बात करते हैं स्टार्स के दरमियान के डिस्टेंस की, मुख्तलिफ़ स्टार्स के साइज़ की, मुख्तलिफ़ स्टार्स या ब्लैक होल्स वग़ैरह के मासेस की, उनकी एनर्जीज़ की, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ आती हैं। तो वेरी स्मॉल वैल्यू हो या इंतहाई लार्ज वैल्यू हो, तो इसके लिए अमूमन हमसे गलती हो जाती है। तो इस गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोई कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, तीन चीज़ें उसमें होती हैं। एक इसमें होता है मेंटिसा, जिसको मैं m से रिप्रेजेंट करूँगा, और फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और 10 की कोई पावर होती है। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट एनी लार्ज और स्मॉल वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें ये पहला जो मेंटिसा है, इसको हम कहते हैं मेंटिसा। इसके मुतालिक इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और फिर इस तरह ये इसको हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं या एक्सपोनेंशियल पावर भी इसको कह सकते हैं, सिर्फ पावर भी इसको कहते हैं। ठीक है। बहरहाल, और ये पावर ऑफ 10 है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक्सप्रेसिंग अ वेरी स्मॉल और अ वेरी लार्ज वैल्यू इन पावर्स ऑफ 10 की पावर्स में किसी स्मॉल वैल्यू को या किसी लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट करना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन के तीन हिस्से होते हैं, एक उसमें मेंटिसा होता है, एक उसमें 10 होता है और एक 10 की पावर होती है। तो मैं एक स्मॉल वैल्यू लिख लेता हूँ, कोई बहुत ही स्मॉल वैल्यू। हमारे पास फिज़िक्स में बहुत सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, स्मॉल वैल्यूज़, जैसे आप प्लांक कांस्टेंट की एग्जांपल ले सकते हैं। सो प्लांक कांस्टेंट को साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है, अगर मैं इसको वैसे ही लिखूं विदाउट यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, तो ये क्या होगी, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 and then we have 6 6 3। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है जाउल्स सेकंड्स में। अब अगर आप एक फिज़िसिस्ट हैं और आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी एनालिसिस के अंदर प्लांक कांस्टेंट को बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस तरह इसको बार बार लिखें। ये चूँकि बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, अब अगर इसमें एक दो ज़ीरोज़ मिस हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, वो गलत होगी। इसलिए इस तरह के मसले से बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। फिर मैं एक लार्ज वैल्यू भी लिख लेता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि किस तरह इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं। एक दूसरी वैल्यू मैं स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करूँ, सो ये तकरीबन जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3 0 0 0 0। ठीक है।
0 0 0 एंड 0, 8 जीरोज़ हैं इसमें एंड इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट है। इससे भी लार्ज वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं, जैसे मुख्तलिफ स्टार्स के अंदर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज वैल्यू होती है, तो उसको चाहे मीटर्स में लिखे किलोमीटर्स में लिखे, बट दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। तो उसके लिए भी हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर और भी कुछ 2-3 यूनिट्स हैं जिसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये एक स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, और एक लार्ज वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यूज़ फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स ले रहा हूँ। अब इस प्लांक कांस्टेंट को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ। अब देखें, ये चूँकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, इसके लिए हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। मेंटीसा के मुतालिक एक चीज़ याद रखें कि मेंटीसा जो है ये हमेशा 1 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और 10 से ये हमेशा कम होगी। ये 1 के इक्वल भी हो सकती है। चलो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लिख लेता हूँ, क्योंकि समटाइम वी हैव 1.000, सो ये 1 की इक्वल हो सकती है या 1 से ज़्यादा होगी, लेकिन 10 से हमेशा कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस प्लांक कांस्टेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, देखिए पहले तो इसकी इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर हम कहाँ ले जाते हैं, इसको मूव करते हैं। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। मैं इसको इस डेसिमल पॉइंट को 34 प्लेसेस तक मूव कर चुका हूँ। अब चूंकि मैं डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ ले जा रहा हूँ, जिससे ये स्मॉल वैल्यू लार्ज होती जा रही है। ये 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। मैंने यहाँ पर मेंटीसा के ऊपर ये शर्त लगाई है कि ये 1 से ज़्यादा होगी। अब मैं कहीं पे रुकूंगा तो अगर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है, दैट इज़ स्मॉलर देन 1। फिर मैं आगे जाता हूँ, चलता जाता हूँ, जब 6 के बाद मैं डेसिमल पॉइंट ले आता हूँ यहाँ पर, तो इससे क्या हो जाता है, मुझे 6.63 मिल जाता है। और 6 चूँकि 1 से लार्जर है और 10 से स्मॉलर है, इसलिए मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। अगर मैं एक स्टेप और जाऊंगा तो ये 66 हो जाएगा, जो कि 10 से लार्जर है। इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में मैं जब लिखूंगा तो 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर व्हाट, 10 रेज़ टू द पावर 34। लेकिन ये 34 माइनस 34 होगा। रीज़न ये है कि मैं स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू बना रहा हूँ। 0.000000663 ये बहुत स्मॉल था, मैंने इससे 6.63 बनाया, इसको लार्ज कर दिया, इसलिए 10 की पावर नेगेटिव होगी। सो माइनस 34, क्योंकि मैं 34 प्लेसेस इस डेसिमल को मूव कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है एक स्मॉलर वैल्यू की, प्लांक कांस्टेंट की। अब दूसरी जो वैल्यू है ये बहुत लार्ज है, और इसको भी मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें भी मैं जो है, चूँकि एंड में हमेशा डेसिमल पॉइंट आप इज्यूम कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो, तो वो डेसिमल पॉइंट यहाँ से मैं उठाकर मूव करता हूँ टूवर्ड्स लेफ़्ट की तरफ। मैं इसको क्यों मूव करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये बहुत लार्ज वैल्यू है। मैं चाहूँगा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ। एक प्लेस मूव किया, फिर भी 10 से लार्जर है, फिर मूव किया और चलता गया। यहाँ पे आके मैं रुक जाऊँगा, इसलिए
कि अब अगर मैं इससे मज़ीद भी ले जाऊं तो 0.3 हो जाएगा, जो कि 1 से स्मॉलर है। मुझे 1 से स्मॉलर नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे रुक के मैं क्या कर लूँगा, 3.00 इंटू 10 रेज़ टू द पावर व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकता, इसके लिए मुझे ये मालूम होना ज़रूरी है कि मैं जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने ये मेजरमेंट ली है उसका लीस्ट काउंट क्या है। अगर मुझे लीस्ट काउंट मालूम ना हो तो फिर एक कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आमतौर पर चूँकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स जो है उसको बस वैसे ही रेंडमली कर लेते हैं, वहाँ पे चल जाता है। लेकिन जब आप एक्चुअली किसी लैब में कोई मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो लिखने और न लिखने से फ़र्क पड़ता है। इसलिए फ़र्क पड़ता है कि मेंटिसा के अंदर जितने भी फिगर्स आप लिखते हैं वो सारे फिगर्स साइंटिफिक, वो सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपको लीस्ट काउंट दी गई है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको मालूम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। तो वैसे अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाता है तो फिर आप सिर्फ 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 भी लिख सकते हैं। अगर बताया नहीं गया हो तो उसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है 3। बहरहाल सिग्निफिकेंट फिगर्स के जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो इस पर दोबारा शायद आ जाएं, क्योंकि इसके मुतालिक ये रूल है कि मेंटिसा के अंदर मौजूद सारे फिगर्स वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सो इस तरीके से हम किसी लार्ज वैल्यू को या किसी वेरी स्मॉल वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं तो इसमें जो है इन चीज़ों का कोई रोल नहीं होता। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जब आप बता रहे हो तो सिर्फ मेंटिसा के वो जो फिगर्स हैं वही सिग्निफिकेंट होते हैं, और उसके मुताबिक मैं बता चुका हूँ कि इसका आपने लिहाज रखना है, इसका ख्याल रखना है। सो अब हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस की। डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस क्या होती हैं और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखें, हम चाहते हैं कि मेजरमेंट के अंदर जितनी कन्वीनियंस हो उतना बेहतर होगा, इसलिए हमने कुछ पावर ऑफ टेंस को साइंटिफिक नोटेशन में हम लार्ज वैल्यूज़ को पावर ऑफ टेंस में लिखते हैं, या वेरी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं उनको भी पावर ऑफ टेंस में लिखते हैं। कुछ पावर ऑफ टेंस को नाम असाइन किए गए, एक मैकेनिज़्म हमने डेवलप किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ पावर ऑफ टेंस को कुछ नाम असाइन किए गए हैं और उनके लिए कोई सिंबल्स यूज़ होते हैं ताकि हमारे पास जो है मेजरमेंट के अंदर आसानी पैदा हो। तो वो आपको ये टेबल नज़र आ रही है। इस टेबल के अंदर एक साइड पे आपको बहुत लार्ज वैल्यूज़ यानी 10 रेज़ टू द पावर 1, फिर 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 3, और चलते चलते जब 10 रेज़ पावर 3 पे हम पहुंचते हैं फिर हम 3 के मल्टीपल्स यूज़ करते हैं। 10 रेज़ पावर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, और चलते चलते 10 रेज़ पावर 24 तक गए हैं। इन सारे वैल्यूज़ को हमने, इन सारे पावर ऑफ टेंस को हमने कुछ नाम असाइन किए हुए हैं। यानी 10 रेज़ टू द पावर 1 है तो ये डेका है, फिर हेक्टो, फिर किलो, और फिर इस तरह आपको इस टेबल में नज़र आ रहा है। हर एक को हमने नाम असाइन किए गए हैं, वो जाएँ 10 रेज़ पावर 24 तक, योटा तक। अब इनके अपने सिंबल्स हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, और ये क्या करते हैं, हमारे लिए सिर्फ कन्वीनियंस पैदा करते हैं। यानी 10 की लार्ज पावर को लिखने की बजाय हम ये प्रीफिक्सेस फिर हम डेटा के अंदर नोट करते हैं। फिर इस तरह आपको दूसरा कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें 10 की पावर्स नेगेटिव में है,
ये स्मॉल वेरी स्मॉल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं वो उसमें 10⁻⁻1 है, दैट इज़ डेसी, फिर 10⁻2 है, दैट इज़ सेंटी, फिर 10⁻³ इज़ मिली, और -3 के बाद फिर हम 3 के मल्टीपल्स यानी 10⁻6 जिसके लिए हम माइक्रो यूज़ करते हैं। सिंबल आपको नज़र आ रहा है। फिर इस तरह 10⁻⁻9 नैनो, फिर पिको, फेमटो, इस तरह चलते चलते हम 10⁻24 यानी योक्टो तक चलते हैं। बहरहाल ये डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल का याद रखना एक साइंस के स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे जिसका काम मेजरमेंट के साथ होता है, उसको इस टेबल का याद रखना चाहिए। उसको चाहिए कि उसको ये टेबल याद हो, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कभी बहुत स्मॉल वैल्यूज़ के साथ डील करना पड़ेगा, कभी लार्ज वैल्यूज़ के साथ डील करना पड़ेगा, कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, डेटा के अंदर हमें प्रीफिक्सेस दी गई होंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है। तो ये टेबल याद रखना थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं वो ट्रिक जो हम स्कूल के ज़माने में सीख चुके हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। दैट इज़ डैड हैड किल्ड माउस गोइंग थ्रू पाइप एग्जिट। मैं इस एम को थोड़ा कैपिटल लिख लूँगा, इससे मेरा एक ख़ास मतलब है, और इस जी को भी मैं कैपिटल लिख लूँगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डैड हैड किल्ड माउस गोइंग थ्रू पाइप एग्जिट। सो डैड, इसके लिए 10⁻1 had, dead for deca, had for hecto, 10⁻², kilo 10⁻3, एंड देन 3 के मल्टीपल शुरू हो जाते हैं। मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, और एग्जा 10⁻18। इस तरीके से हमें फिर याद रहती है कि कौन सा पावर किस प्रीफिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। बहरहाल ये वैसे ही आपको टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पर प्रैक्टिस कर लें, इस तरीके से आपको याद रहेगा, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आपको काम आएगा। और फिर हम स्मॉलर के लिए भी एक लिख लेते हैं, दैट इज़ डैड कैन मेक मैनी न्यू प्लान्स फॉर ऑल। और इसको भी अगर आप देखें, सो डैट फॉर डेसी 10⁻⁻1, कैन फॉर सेंटी 10⁻⁻2, मेक दैट्स फॉर मिली 10⁻⁻3, and next M for micro 10⁻⁻6, new N for nano 10⁻⁻9, plans P for pico 10⁻12, for femto 10⁻15, and R is for atto 10⁻18। सो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको शायद ये टेबल्स फिर याद हो।
बहरहाल अगर आपको वैसे भी याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद होने चाहिए क्योंकि बार बार ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करने हैं और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में इसको आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन्स की तरफ जाएंगे कि अगर आपको कोई वैल्यू जो है किलो में दी गई है, इसको आप गीगा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गीगा में दी गई है तो इसको आप मिली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इनके बीच कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो कन्वर्जन थोड़ा सा कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और ख़ुद इस पर प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना आपके लिए आसान होगा, ये सारी चीज़ें आसान होंगी। ठीक है। कन्वर्जन्स में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैल्यू लिख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसको कन्वर्ट करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेंथ दैट इज़ गिवन इन किलोमीटर्स, 2.25 किलोमीटर्स। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूँ, किलोमीटर से सेंटीमीटर्स में। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या होगा, इसको दोबारा उसी तरह लिखें जिस तरह गिवन है, 2.25। अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास जो सिंबल जो प्रीफिक्स यूज़ हुई है दैट इज़ किलो। किलो किस चीज़ की इक्वल होता है, 10⁻³ के। मीटर अपनी जगह पे लिखें। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको बिल्कुल उसी तरह लिखें जिस तरह है, 2.25 × 10⁻³ एंड मीटर की जगह मुझे सेंटीमीटर्स चाहिए। मैं जानता हूँ कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। मैं क्या करूँगा, अब मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर किस चीज़ की इक्वल होता है, 10⁻²। अब 10⁻² यहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं क्या कर लेता हूँ, एक 10⁻+2 लिख लेता हूँ और एक 10⁻² लिख लेता हूँ। मीटर अपनी जगह पे उसी तरह ही लिख लेता हूँ। अब देखें, 2.25 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 10⁻², तो ये 3 + 2 10⁻5 हो जाएंगे। और जो 10⁻² है उसकी जगह मैं सेंटी लिख लूँगा, मीटर अपनी जगह पे। तो इस तरीके से हम 2.25 × 10⁻5 सेंटीमीटर, यानी हम किलोमीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले जो गिवन प्रीफिक्स होती है उसकी वैल्यू लिख लें। दूसरा स्टेप, यूनिट आपके पास बच जाएगा। ठीक है। अब देखें कि वो जो रिक्वायर्ड प्रीफिक्स है उसका यूनिट के साथ रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंटी था और इसका यूनिट के साथ रिलेशनशिप ये है कि ये 10⁻² ऑफ दैट यूनिट होता है, इसलिए मुझे 10⁻² चाहिए था। फिर जब इस दूसरे स्टेप में मैंने फिर क्या किया, 10⁻² चाहिए था, मैंने एक +2 लिखा, एक 10⁻² लिखा, ताकि इस मेजरमेंट पे इफेक्ट न पड़े, क्योंकि ये दोनों फिर भी कैंसिल हो जाते। अब मैंने क्या किया, आखिरी स्टेप में आपने उस 10 की पावर को रिप्लेस करना है उस प्रीफिक्स से, सेंटी से। मैं एक और एग्जांपल कर लेता हूं ताकि इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। इस दफ़ा मैं लेंथ की बजाय एरिया ले लेता हूं और मेरे पास कोई एरिया है, लेट्स सपोज दैट इज़ 10.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इसको किलोमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करूँ। अब क्या करना है, सबसे पहला काम जो यहाँ पर भी मैंने किया था, इस प्रीफिक्स को पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करो, तो बाकी उसी तरह ही हो जाएगा 10.05, ठीक है। और c की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 10 रेज़ टू द पावर -2। लेकिन वेट, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, यहाँ पर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर सिर्फ यूनिट के ऊपर नहीं होता, ये इस प्रीफिक्स के ऊपर भी है। इसलिए मैं 10 रेज़ टू द पावर -2 को ब्रैकेट में बंद करूँगा, मीटर लिखूँगा, ऊपर वो पावर लिखूँगा जो मीटर के ऊपर है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखूँगा, क्यूब होता तो मैं क्यूब लिखता। जो भी पावर हो वो सिर्फ यूनिट के ऊपर नहीं होती, वो प्रीफिक्स के ऊपर भी होती है। तो मैंने ऐसा ही किया, सिर्फ सेंटी की जगह 10 - 2 पुट किया, मीटर अपनी जगह पे लिखा और पावर उन दोनों के ऊपर बाहर लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, 10 रेज़ टू द पावर 05, इसको तो वैसे ही लिख ले। अब क्या आ जाता है, 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आया। अब ये मीटर स्क्वायर है, मुझे किलोमीटर स्क्वायर में रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि 1 मीटर जो है इसका किलोमीटर के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो आप जानते हैं कि किलो 10 रेज़ टू द पावर 3 होता है, इसलिए मुझे 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करना है और साथ में 10 रेज़ टू द पावर -3 भी मल्टीप्लाई करना है ताकि इफ़ेक्ट ना पड़े। लेकिन यहाँ पर भी मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखूँगा कि उसके ऊपर पावर है, तो मैं क्या करता हूँ, आप देखते जाएं। 10.05 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर है, तो इसकी जगह मैं दोबारा ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि पावर इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर मैं बाहर पावर लिख लेता हूँ। अब देखता हूँ कि मुझे किलो चाहिए, किलो 10 रेज़ टू द पावर 3 होता है, खामखा से 10 रेज़ टू द पावर 3 मैं नहीं लिख सकता, मैं 10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर -3 इन दोनों का प्रोडक्ट लिखूंगा, और वो है 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर 3 साथ में मीटर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो देखें 10.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड विथ, एक दफ़ा फिर उसी तरह लिखें 10 रेज़ टू द पावर -3 और +3 की जगह मैं किलो लिख लेता हूँ, पावर उसी तरह बाहर ही रहेगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 10.05 उसी तरह मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर -6 एंड देन किलोमीटर स्क्वायर। अब किलो पे अलग से स्क्वायर नहीं बनाना, ये सिंबल्स की कन्वेंशंस हैं कि आप प्रीफिक्स और यूनिट दोनों पे एक ही पावर लेंगे, दोनों पे अलग अलग पावर नहीं लिखते, ठीक है। और ये भी कन्वेंशन है कि इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान आपने स्पेस छोड़ दिया तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो इस पे बाद में बात करते हैं। 10.05 multiplied with the 10 - 4 है और एक 10 रेज़ टू पावर -6 है, 10 रेज़ टू पावर -10 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको मैं फर्दर भी थोड़ा सा कर लेता हूँ क्योंकि ये मेंटिसा जो है ये 10 से ग्रेटर है, ये साइंटिफिक नोटेशन के अगेंस्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद डेसिमल को लेफ़्ट पे ले जाता हूँ। अगर मैं 1.005 लिखूँ 10 रेज़ टू द पावर -9 इसलिए कि डेसिमल में लेफ़्ट पे ले गया हूँ, लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू बनाया तो एक 10 पॉजिटिव में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 10 - 10 + 1 इज़ -9 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। सो एरिया इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। इसमें स्क्वायर इन्वॉल्व था इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल किया। फिर इस तरह आप इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। डेंसिटी है और जो आप इसकी प्रैक्टिस करें। डेंसिटी है 1.2 × 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। ये मेरा ख्याल है प्रीवियस बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन था या शायद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, लेकिन इसको आप सॉल्व करें बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन एक चीज़ याद रखें, सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब है और आपने इसको अकॉर्डिंगली देख के करना है। ठीक है, बहरहाल थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ की बात करेंगे और उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।